वॉशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू से हम अपना इस हफ्ते का प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। मैं हूं ताबिंदा नईम। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि चीन पाकिस्तान का लाजवाल दोस्त है, ऐसा दोस्त जिसने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। चीन के सदर 20 और 21 अप्रैल को पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। ये वही दौरा है जो पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में धरने की वजह से मुलतवी हुआ था। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से कई अच्छी उम्मीदें जाहिर की जा रही हैं। तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी पर कई अहम ऐलानात की तवक्को की जा रही है और ग्वादर की बंदरगाह का इंतज़ाम 40 साल के लिए चीन के हवाले करने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। इस खबर के कई पहलू बहुत अहम हैं। कुछ का ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है और कुछ का ताल्लुक खत्ते की सिक्योरिटी और बलूचिस्तान के अवाम से। हम कोशिश करेंगे कि महदूद वक्त में इन तमाम पहलुओं पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू ज़रूर हो सके। जो मेहमान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं उनमें हैं डॉक्टर सलमान शाह। डॉक्टर शाह 2007 से 2008 के दरमियान पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं और पिछले 10 सालों के दौरान कई हुकूमतों के माशी मशावरतकार रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल मईशतदान हैं, इनका ताल्लुक वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से है। हमारे साथ जो तीसरे मेहमान शरीक हैं आज के प्रोग्राम में, उनका नाम है मलिक सिराज अकबर। इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। एक ऑनलाइन जरीदे बलोच हाल के एडिटर हैं और इन दिनों हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक फेलोशिप कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के चौथे मेहमान हैं भारत से हमारे साथ शरीक हैं आज प्रोग्राम में कमर आगा। जनूबी एशिया की इलाकाई सिक्योरिटी और बैनुल अक़वामी उमूर इनकी महारत के शोबे हैं। बातचीत शुरू करते हैं। टॉपिक ज़्यादा हैं और बहुत से पहलू हैं जिन पर हमें बात करनी है। पहला सवाल मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, अगर आप मेरी आवाज़ सुन सकें तो आपसे करना चाहूँगी। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर सलमान शाह साहब शायद हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं हैं। डॉक्टर ज़ुबैर, मैं आपसे अगर बातचीत शुरू करूं तो जो ग्वादर की बंदरगाह की तामीर में चीन का जो किरदार रहा है वो बहुत बड़ा किरदार है। इसको और इस ग्वादर की बंदरगाह का इंतज़ाम चीन के हवाले किए जाने की जो खबरें आ रही हैं, कितनी बड़ी खबर है ये आपके ख्याल? देखिए, ये एक आम खबर है लेकिन इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। उसकी कई वजूहात हैं। ये कोई नई बात नहीं कि जो पोर्ट्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए जाते हैं मैनेजमेंट के लिए दूसरे स्पेशलाइज्ड कंपनीज़ को, कॉर्पोरेशंस को या गवर्नमेंट्स को। ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और आइंदा भी होता चला जाएगा, क्योंकि असल मकसद जो है वो एफिशिएंसी होती है, ना कि पॉलिटिकल या कोई स्ट्रेटेजिक मकसद। इसमें सबसे अहम बात यह आ जाती है कि चूँकि ये एक नई पोर्ट है और इसके इर्द गिर्द का इलाका अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये पोर्ट जो है इसकी कैपेसिटी और इसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड है। इसको अगर आपने इम्प्रूव करना है और इसको इस्तेमाल करना, कारआमद करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी वक्त लगेगा। इस वक्त के लिए आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो सिर्फ एयरपोर्ट, जो सी पोर्ट की एयरपोर्ट ही नहीं की इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो दूसरी एंसिलरी फैसिलिटीज़ होती हैं उनमें करनी पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन में करनी पड़ेगी। उसके लिए चीन एक अहम रोल प्ले कर सकता है। इसलिए ये एक नेचुरल सी बात है कि उसको 40 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह मौजूद हैं। हमारे साथ सलमान शाह साहब, पाकिस्तान में जब भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत होती है तो ये तवक्को की जाती है कि कारोबारी और तिजारती तबके के लिए फ़वाइद और आसानियाँ पैदा होंगी। चीन के सदर के दौरे पाकिस्तान से जो सरमायाकारी के हवाले से बड़े ऐलानात की तवक्को की जा रही है, आपकी राय में ऐलानात और इक़दामात में कितना फासला होगा? देखिए, चाइना के साथ एक ट्रेडिशनल बहुत गहरे तल्लुकात हैं और कोई भी हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उसकी चाइना के साथ कनेक्शंस और उनके साथ बातचीत। और आपको याद होगा कि पहले जरदारी साहब भी कहीं MOUs करके उनके साथ चले और हमारे वक्त में हमारा 5 ईयर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी चाइना के साथ था और बड़े मेजर हमारे उनके साथ तावन की कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट्स भी थे और बातचीत भी बड़ी हो रही थी। और अब उसी वक्त ग्वादर पोर्ट भी जो था वो भी उसी वक्त कंप्लीट हुआ था। सो आई थिंक ये चाइना जो है ये काइंड ऑफ ओवर द इयर्स पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डिपेंडेबल है, नेबर है। और अब पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो अब एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भी तब्दील हो रही है। और पाकिस्तान जो के लिए जो ये आउटलेट है चाइना के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक आउटलेट है, ग्वादर तक आना या कराची तक जाना।
اور ایک اکنامک کوریڈور جو بنانا چاہتے ہیں پاکستانیز بھی اور چائنیز بھی، وہ چائنا کو ایک عربین سی میں آؤٹ لیٹ ملے گا جو کہ مڈل ایسٹ کے بہت قریب ہے، پرشین گلف کے ساتھ ہے، اور آئل لینز ہیں، انرجی لینز ہیں، اور یہ پورا ایک ایریا چائنا کے لیے بڑے شارٹ روٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کا خاصا فقدان ہے، پرٹیکولرلی انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہو رہی، کیونکہ ایکسٹریمزم اور وہ جو ٹیررزم تھی اس کی وجہ سے خاصی کم ہوئی ہے. تو چائنا کو اس وقت لانگ ٹرم چائنا سوچ رہا ہے، اینڈ اس کانٹیکس میں چائنا یہ سپورٹ کر سکتا ہے. اور چائنا کے پاس اس وقت انٹرنیشنل ریزروز بھی دنیا کے سب سے زیادہ ہیں، اور ان کا انفراسٹرکچر کے ایریا میں پرٹیکولرلی ایکسپرٹیز بھی بہت ہے، اینڈ پلس ان کا ویسٹرن چائنا کا جو کنیکشن پاکستان سے بنتا ہے وہ ان کے لیے بھی ایک بہت اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر سلمان شاہ کہ فوری طور پر اگر یہ جیسے کہہ رہے ہیں 2015 کے آخر تک آپریشنل ہو جائے گی گوادر پورٹ، اور پھر اس کے بعد جو اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے، فوری فائدہ آپ کے خیال میں پاکستان کو اس سے کیا پہنچے گا اور لانگ ٹرم میں کیا توقع کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، فوری فائدہ تو ایک سمبولک ہے کہ یہ پورٹ فنکشنل ہو رہی ہے، اور بڑی ایک قسم کی ہم نے جب پہلے بھی یہ کمپلیٹ ہوئی تھی تو سنگاپور سے کیا تھا کانٹریکٹ، اور وہ بھی تقریباً 40 سال کے لیے کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورٹ کے ارد گرد اسپیشل اکنامک زونز بننے تھے اور انڈسٹریل پارکس بننے تھے اور کنیکٹیوٹی اوپر تک جانی تھی. لیکن سنگاپور کی ایپیٹائٹ اس طرح سے نہیں تھی جو چائنا کے پاس ایپیٹائٹ ہے فار involving itself over here in this port. اور یہ چائنا کے لیے ایک قسم کا ان کا پورٹ جو ہے وہ خود اس کو خاصا استعمال کریں گے، جبکہ سنگاپور جب وہ پورٹ لے رہا تھا تو اس کا پیورلی ایک کمرشل پوائنٹ تھا کہ اس کو وہ مینج کریں گے. سو فار پاکستانی پرسپیکٹو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پورٹ جو ہے میکسیمم استعمال ہو، تاکہ ادھر میکسیمم جابس کریٹ ہوں، یا میکسیمم وہ پورٹ فیسلٹیز بنے، انڈسٹریل زونز بنے، اس کے بعد کنیکٹیوٹی ہو، اور پورے بلوچستان کی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بھی بنے، اور اس کے ساتھ پھر یہ پورا ایکچولی ناٹ اونلی ویسٹرن چائنا تک جائے بٹ سینٹرل ایشیا تک بھی اوپن اپ ہو. اور یہ پورٹ پھر گوادر پورٹ کا جو ہنٹر لینڈ ہے وہ سینٹرل ایشیا بھی ہے اور ویسٹرن چائنا بھی ہے، اور پاکستان، افغانستان اور یہ سارے ایریا جو ہے وہ بنتا ہے. سو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بلوچستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر یہ سکسیسفل ہو جاتا ہے تو آئی تھنک کہ بلوچستان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ڈاکٹر زبیر، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، بہت پیسے کی بات ہو رہی ہے، 46 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے، اور سڑکوں اور ریلوے لائنز کا جال بچھانے کی بات ہو رہی ہے، کتنا حقیقت پسندی کے اوپر مبنی ہے یہ اتنی جو خوش فہمیاں ہم پال رہے ہیں اس وقت اس منصوبے کے حوالے سے؟ میں اس طریقے سے سوچتا ہوں کہ چین کا دوسرے دنیا کے علاقوں میں کس قسم کا ایکسپیرئنس رہا. چائنیز انویسٹمنٹ اگر کہیں جاتی ہے تو انویسٹ ہوتی ہے، وہ استعمال ہوتی ہے، اور اس کے کافی کنسٹرکٹیو فائدے بھی ملتے ہیں. یہ صرف ایشیا میں ہی نہیں ہوا، افریقہ میں بھی ہوا ہے، اور پاکستان کے اور سینٹرل ایشیا میں ہو رہا ہے. ابھی سے چین نے ازبکستان اور قزاقستان کے ساتھ اس قسم کی انوالومنٹ کر لی ہے. پائپ لائنز بن گئی ہیں، روڈز بن گئی ہیں، اور ریل روڈ بننے کا ارادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ جب چائنیز کوئی کام شروع کرتے ہیں تو سبسٹانٹیولی کرتے ہیں، اس میں پولیٹیکل ایشوز اتنے نہیں ہوتے جتنے کہ اکنامک اور کمرشل ایشوز شامل ہو جاتے ہیں. وہ ایک اسٹریٹجک طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چیلنجز جو ہوں گے وہ ہوں گے ہمارے لوکل بیسس پہ، کہ کس حد تک ہم سیکیورٹی پیدا کر سکتے ہیں اور وہ کنڈیشنز پیدا کر سکتے ہیں جس میں یہ انویسٹمنٹ جو انفراسٹرکچر میں ہونی ہے وہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی بڑھے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک چکن اینڈ ایگ والا معاملہ آ جاتا ہے کہ پہلے سیکیورٹی آئے یا پہلے اکنامک گروتھ آئے.
टिपिकली अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है। फिर ये लोग भी कहते हैं कि अगर सिक्योरिटी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि जैसे ही चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक कंडीशंस लोकली इंप्रूव होंगी, तो फिर वहाँ की इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी जो है वो भी कम हो सकती है। उसके साथ साथ देखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक जो ऑपरेशन हो रही है इसका ग्लोबल मकसद क्या है। सलमान साहब ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ देखनी ज़रूरी है, वो ये है कि इस वक्त पैसिफिक में, एशिया में एक नया अरेंजमेंट शुरू होने वाला है जिसे कहते हैं ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसके तहत 11 मुल्क जो हैं जिसमें अमेरिका शामिल है बड़ी मेजर लिबरलाइजेशन करेंगे। उसमें चीन शामिल नहीं है, तो इसलिए चीन को कोई और तरीके सोचना ज़रूरी है। तो ये एक अहम किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जिसके तहत चीन अपनी एक्सपेंशन और अपनी ट्रेड एक्सपेंशन को और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का ख्याल कर सकता है, जिसमें बाकी मुल्कों को भी असर होता है और फ़ायदा होता है। उसके साथ साथ ये देखना ज़रूरी है कि किस हद तक ये जो एक्शन लिया जा रहा है उसका रीजन की सिक्योरिटी पे क्या असर होगा। अगर देखा जाए दूसरे ममालिक में क्या हुआ है तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि सिक्योरिटी बढ़ेगी। जैसे वो सिक्योरिटी बढ़ती है तो फिर इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव होती हैं, जिसकी वजह फिर आप इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे इतनी रैपिडली ना हो जितना कि उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म असरात इसलिए ज़्यादा होंगे कि ये इन्वेस्टमेंट वक्त लेने वाली इन्वेस्टमेंट है। ठीक, डॉक्टर सलमान शाह, मैं अगर आपके पास आऊँ इस वक्त, अच्छा, डॉक्टर सलमान शाह के साथ इस वक्त उनके साथ रब्ता करने में कुछ टेक्निकल दुश्वारी पेश आ रही है। आवाज़ मुझे आपसे, अच्छा, आवाज़ आ रही है उन्हें मेरी। आपसे मैं सवाल अगर ये करूं कि इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान और चीन के लिए ऑपरेशनल करने की बात हो रही है, इसके जो असरात हैं वो आपके ख्याल में कितनी दूर तक जाएंगे? और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाने की बात हो रही है चीन की तरफ से, उसके अंदर 57 मुल्क शामिल हैं, 100 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जो लोन देगा वर्ल्ड बैंक की तरह से। आपके ख्याल में चाइना सिर्फ अपने जो माशी जो उसका असर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या उसके सियासी अज़ाइम भी हैं? देखिए, सियासी तो पाकिस्तान में चाइना की बहुत ही जो स्टैंडिंग बहुत ऊंची है और हर पाकिस्तानी लिटरली सोचता है कि चाइना उसका पाकिस्तान का एक बहुत स्टेडफास्ट दोस्त है। सो आई थिंक वो पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में इस तरह से बन रही है कि अब दोनों मुल्कों का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि इस कॉरिडोर को बनाया जाए, और उसकी जो सक्सेस होगी वो डिपेंड करेगी कि चाइना इसको कितना इस्तेमाल करता है। और क्योंकि चाइना वेस्टर्न चाइना की डेवलपमेंट में खासा इंटरेस्ट रखता है, और वेस्टर्न चाइना से ये जो लिंक है ये सबसे शॉर्टेस्ट लिंक है टू अ पोर्ट, एंड मेरे ख्याल में चाइना की यहाँ से खासी ज़्यादा कमिटमेंट होगी इसको इस्तेमाल करने की। तो उसकी वजह से एक बात ये है कि ये वायबल भी हो जाएगा और फाइनेंशियली इसकी जो कॉस्ट होगी उसकी रिकवरी भी पॉसिबल होगी। और जैसे जैसे सेंट्रल एशिया भी ओपन अप होगा, और सेंट्रल एशिया को भी आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉरिडोर की वहाँ भी ज़रूरत है, और इस तरह से उनको जो लिंक मिलता है टू द अरेबियन सी वो भी खासा इस्तेमाल होगा। तो आई थिंक ये इसमें सारे जो भी की सक्सेस फैक्टर्स हैं वो तकरीबन मुकम्मल हैं कि एक तो ये इस्तेमाल की ज़रूरत है, और चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन रही है, और आगे चल के उसका जिस तरह की ग्रोथ हो रही है तो मे बी इट विल बी द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो एक किस्म का ये आप देखें कि पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप उसी तरह की होगी जैसे मैक्सिको और यूएस की है या कनाडा और यूएस की है, कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी जो है वो ड्राइव करती है नेबरिंग इकोनॉमीज को। अच्छा। तो इस वक्त क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जो है वो मर्ज कर रहे हैं, तो आई थिंक इसके ऊपर खासी मेजर प्रोग्रेस होगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं डॉक्टर कमर आगा साहब आपको लेकर आऊँ इस गुफ्तगू के अंदर, इस जो ग्वादर पोर्ट है इसके हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ग्वादर की बंदरगाह को नेवल बेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
اس وقت جو ملک بحیرہ عرب کے ساتھ واقع ہیں، جن میں بھارت بھی شامل ہے اور کچھ دوسرے ملک بھی ہیں، ان کے کوئی کنسرنز ہیں اس حوالے سے؟ کیا مطلب ہے ان کے لیے اس گوادر بیس کا؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کے ڈیولپمنٹ کا سوال ہے تو ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو، بڑی اچھی بات ہے، کسی کا ملک کے بھی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے خلاف نہیں ہے، لیکن جب ڈیولپمنٹ کے نام پہ ملٹری ایکٹیویٹیز کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے فکر ہو جاتی ہے. سب کو اس بات کا فکر ہو رہی کہ گوادر پورٹ جو بن رہا ہے اس کا ملٹری یوز، نیول یوز جو چائنا کرے گا، اس کی ایک فکر ہے. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جس ایریے سے یہ بن کے جا رہی ہے، پائپ لائنس یا ریل یا روڈ کنیکٹیویٹی جو ان کا پلان ہے کرنے کے لیے، وہ پورا ایریا بڑا لالیس ہے. اور دوسری بات یہ کہ چائنا خاص طور سے یہ کشمیر کا ایریا جو ہے اس کو لے کے یہاں پہ بہت فکر ہے ہم لوگوں کی کہ کشمیر کا وہ جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہے یہ اس سے پاس ہوتا ہوا، کشمیر سے ہوتا ہوا جائے گا. وہاں کے لوگ بھی گلگت بلتستان ان سب میں بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، بلوچ لوگ بھی اس کے خلاف ہے. خیر یہ تو پاکستان کی بات ہے، بلوچستان کا جہاں تک مسئلہ ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس کا اپوزیشن ہو رہا ہے. پھر دوسری بات یہ، اس کو بالکل اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ ایک فکر کی بات ہے جو کہ بہت، لیکن یہ تو کنسرنز ہے نا، استعمال تو ابھی شروع ہوگا اور اس کے ظاہر مین مقاصد تو معاشی نوعیت کے ہی ہیں. دیکھیے، یہ چائنا اتنا انویسٹمنٹ نہیں کرے گا جب تک کہ اس میں ملٹری کبھی نہ ہو. پورے انڈین اوشن میں جس طریقے سے اس کی ایکٹیویٹیز اور جس طریقے سے اپنے کو اسرٹ کر رہا ہے، اپنی پریزنس، اس کی طرف سے فکر سب کو لگی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کا سیدھا اثر ہم لوگ پہ سب سے زیادہ پڑے گا ہندوستان کے اوپر، اس لیے کہ جو روڈ اور ریل کنیکٹیویٹی ہے وہ آکوپائڈ ٹیریٹری سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور آکوپائڈ ٹیریٹریز میں ان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے. اس قسم کو وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہ انڈیا کا ایک پارٹ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پورا ایریا ہے جس طریقے سے اس کو مرج کیا جا رہا ہے، اس کا سیدھا اثر ہمارے کشمیر پہ ادھر اور ہندوستان کی سیکیورٹی سے بھی اچھا جی، ان کے سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور وہ جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے جسے وہ آکیوپائڈ کشمیر کہہ رہے ہیں، اس میں سے جو ٹریک گزرے گا اس کے اوپر ان کے کنسرنز ہیں. آپ کا جواب مجھے مختصر چاہیے، میں نے اپنے چوتھے مہمان کو بھی گفتگو میں شامل کرنا. دیکھیے، پرابلم یہ آ جاتی ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ پیورلی اکنامک انٹرسٹ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہندوستان کی انسسٹنس پر کولمبو کی جو پورٹ ہے اس سری لنکا نے چائنا کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا تھا. اب اس کے بعد چین کے پاس اور کوئی اور آلٹرنیٹو تھا ہی نہیں کہ عربین سی میں اگر ان کو اپنی شپس کو اور دوسرے فیسلٹیز کو استعمال کرنا ہے تو ان کو کوئی پورٹ چاہیے، تو اس لیے ان کو یہ پورٹ کام کی ملی ہے. اس کے ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دیکھیے، اگر ہندوستان یہی کام کرتا ہے اپنے آکوپائڈ کشمیر میں جا کے وہ اپنے انویسٹمنٹس کرتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے اگر چین کر لیتا ہے اس طرف سے. دیکھیے، یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو پولیٹیکلی سالو کیا جاتا ہے، اس کے خلاف کسی قسم کی نعرے بازی نہیں کی جاتی. اچھا ملک سراج اکبر، آپ کو میں لے کر آؤں گی اس گفتگو کے اندر. آپ یہ بتائیے کہ گوادر کے اندر بندرگاہ بننے سے گوادر کے عوام کو سب سے زیادہ کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے کیا ہے اس کے اندر؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کی توجہ پچھلے ہفتے ہونے والے 2 واقعات کی طرف دلانا چاہتا ہوں. ایک تو مکران ڈویژن میں تربت میں جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں 20 کے قریب مزدوروں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل راحیل شریف بلوچستان گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ آپریشن ضرب حذاب کو ایکسٹینڈ کریں گے بلوچستان میں. تو یہ 2 واقعات بہت کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے کہ جو مزدوروں پہ حملے ہوئے ہیں اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ مکران میں بلوچستان میں ایک سینس آف ڈیپریویشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے بلوچستان میں اس سے بلوچ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسری طرف آرمی چیف نے جو بات کی کہ وہ آپریشن کو ایکسٹینڈ کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلے جو چائنیز انجینئرز پہ حملہ ہوا تھا 2004 میں، اور اب ہم ہیں 2015 میں. 11 سال ہو گئے ہیں بلوچستان میں فوجی آپریشنز بھی ہو رہے ہیں اور اس طرح کے انفراسٹرکچر پہ حملے ہو رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں طرف سے ایک ڈائیلاگ کا آغاز ہو. بلوچستان میں انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لیکن جو بلوچ پاپولیشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کو اس تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے کہ جو انسرجنسی ہے وہ بدستور بڑھتا جا رہا ہے پورے بلوچستان میں.
2004 में 2005 में सिर्फ डेरा बुकटी और सुई में इस तरह के वाक़यात होते थे, गैस पाइपलाइंस पे हमले होते थे। अब तो मकरान डिवीज़न जहाँ पे गवादर पोर्ट है, इट इज़ बिकम द एपिसेंटर ऑफ द इंसर्जेंसी, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दैट हैज़ बीन डिसमेंटल्ड। वहाँ के तालीमी इदारे बंद हो गए हैं। वहाँ पे अगर अब पाकिस्तान दोबारा हार्ड पावर इस्तेमाल करना चाहेगा बलूचिस्तान में, तो मेरे ख्याल में उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट होगा। लेकिन सिराज अकबर साहब, जिस वक्त इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर चाइना आएगा वहाँ पर और पाकिस्तान को उससे फ़ायदा हो रहा होगा, तो पाकिस्तान की हुकूमत ये कोशिश करना चाहेगी, आपके ख्याल में क्या नहीं करना चाहेगी कि अवाम को भी फ़ायदा ना पहुँचे वहाँ जो उस इलाके में लोग रहते हैं? देखिए 2004 में हमने मुशर्रफ गवर्नमेंट को यही मशवरा दिया था कि बलूचिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, आप उनको ट्रेन करें, आप उनको पोर्ट कासिम ले जाएं, आप उनको बड़े बड़े इदारों में ले जाएं, चाइना ले जाएं, आप उनको ट्रेन करें ताकि उस पोर्ट में बलूचों को भी रोज़गार के मौके मिलें। अगर बलूचों को रोज़गार के मौके नहीं मिलते तो वो इस तमाम डेवलपमेंट प्रोसेस को इस्लामाबाद और चाइना की तरफ से एक कॉलोनाइजेशन का अटेम्प्ट समझेंगे। तो बहुत लाजमी है मेरे ख्याल में, अगर आप बलूचों को कोऑप्ट करेंगे, उनको नौकरियां देंगे और यू डेवलप अ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, अ सेंस ऑफ ओनरशिप, दैट इज़ द वे फॉरवर्ड दिस पोर्ट कैन डेवलप। लेकिन अगर हम यही समझते रहेंगे कि आप बलूचों को साइड लाइन करेंगे, तो मेरे ख्याल में द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द पोर्ट व्हिच इज़ टू डेवलप बलूचिस्तान, व्हिच इज़ टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ बलूचिस्तान, दैट विल नॉट बी मेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में सलमान शाह साहब, मैं अगर आपको लेकर आऊँ इस गुफ्तगू के अंदर, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या बलूचिस्तान के अंदर एक पोर्ट बन रही है तो बलूचिस्तान के अवाम को उसका फ़ायदा खुद ब खुद नहीं पहुँचेगा? देखें, ये तो एक हर पाकिस्तानी चाहता है कि बलूचिस्तान को मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचे और मैक्सिमम डेवलपमेंट हो बलूचिस्तान में। और जब से 18th अमेंडमेंट हो चुकी है और ख़ासी प्रोविंशियल ऑटोनमी, मेरा ख्याल पूरे रीजन में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे इतनी ऑटोनमी, प्रोविंशियल ऑटोनमी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में हो। तो और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की अब इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो भी बड़ी कीन है कि ये चीज़ें डेवलप हों। तो मेरे ख्याल में ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी और इसमें डेफिनेटली इस वक्त जो वहाँ पे स्पाइक है वो परहैप्स इसलिए है कि जैसे जनरल रेल शरीफ ने भी वार्निंग दी है, इंटरनेशनल जो कोवर्ट एजेंसीज वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं कि वो भी उधर उनके साथ भी डील किया जाएगा। तो ये इसको थोड़ा सा करने के लिए, रोकने के लिए कुछ वहाँ पे ज़्यादा इस वक्त इंटरफेरेंस हो रही है, लेकिन आई थिंक कि लॉन्ग टर्म इसके डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो बलोच पॉपुलेशन को भी जाएंगे और सारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। और बलूचिस्तान में आपको पता है पख्तून पॉपुलेशन भी है, सेटलर्स भी हैं, तो सबको फ़ायदा होगा। एंड आई थिंक कि ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ये बहुत ही क्रिटिकल है कि इसको तेज़ी से किया जाए और सबको इसका फ़ायदा होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनमी इस वक्त बलूचिस्तान के पास है, उसकी वजह से बलूचिस्तान अपने तौर पे भी अपनी खासी डेवलपमेंट कर सकता है। अच्छा डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, अभी जो मलिक सिराज बात कर रहे थे और अभी डॉक्टर सलमान शाह भी जो बात कर रहे थे कि पहुँचे उस इलाके के अवाम को फ़ायदा पहुँचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ जो ख़बर हम देख रहे हैं, अगर आप उसका नक्शा देखें, वो जो रोड जाएगी वहाँ से खुंजराब और काशगर तक जाएगी जो गवादर से, वो सड़क सिर्फ सिंध और पंजाब के सूबों से गुजरती है और आज़ाद जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है उसमें से गुजरती है बलूचिस्तान के अंदर से। क्या ये जो रास्ता है जो बनाया गया है उस रोड के लिए, जो प्रपोज्ड रास्ता है, वो सिर्फ इस वजह से वहाँ से नहीं गुजारा गया कि वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से? नहीं, देखिए ये बिल्कुल टेक्निकल किस्म की बात थी। जो टेरेन है उसको देखते हुए रोड को इसी तरह बनना ज़रूरी था, लेकिन ये दुरुस्त है कि अगर बलूचिस्तान को इसका फ़ायदा नहीं होता तो फिर बलूचिस्तान के लिए ये किसी काम की चीज़ नहीं है। बेसिक बात ये आ जाती है कि जब इस किस्म का एक आप इकोनॉमिक सेंटर बनाते हैं तो फिर जो मुफस्सल एरियाज जो होते हैं उनके साथ लिंक्स पैदा हो जाते हैं। फिर ये वो जिसे कहते हैं ना, ये एक स्पोक्स सी बननी शुरू हो जाती हैं, रोड्स भी बन जाएंगी, दूसरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगी और एक सेंटर बन जाएगा जहाँ पर लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकेगा ताकि वो
पार्टिसिपेट कर सके इन्वेस्टमेंट में, इनकम अर्निंग में, और उसके बाद उसको स्पेंड कर सके। देखिए, याद रहे कि पिछले 5-6 साल से अब बलूचिस्तान में गवर्नमेंट की एक पॉलिसी रही है जिसके तहत कोई 200 से 1000 स्टूडेंट्स हर साल बलूचिस्तान से बाहर लाए जाते हैं ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको इंजीनियरिंग में ट्रेनिंग, उनको साइंसेस में ट्रेनिंग, उनको डिफरेंट किस्म के दूसरे फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाती है। एक वक्त आएगा जब क्रिटिकल मास बन जाएगा जिसके बाद उनके पास स्किल्स होंगी। अगर वो स्किल्स होंगी और आपके पास एक सेंटर बन चुका है जिसमें उन स्किल्स की ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली इंटरडिपेंडेंस डेवलप हो जाएगी। जब वो इंटरडिपेंडेंस डेवलप होगी तो पूरे बलूचिस्तान को फ़ायदा होगा, उसके सेकेंडरी फ़ायदे दूसरे ममालिक, दूसरे प्रोविंसेस को भी होंगे। लेकिन असल बात यह है कि ये कैसे होगा, किस किस्म के फोकस किया जाएगा और कैसे शुरू किया जाएगा, तो इम्प्लीमेंटेशन बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। अभी हमें कुछ मालूम नहीं किस तरह से कि इम्प्लीमेंटेशन होगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एज लॉन्ग एज चाइनीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की गुड विशेस इन्वॉल्व हैं, तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि जो कुछ होगा वो इस मकसद के तहत होगा कि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, रीजनल और लोकल सपोर्ट्स के साथ हो और उनको उसका फ़ायदा मिले। ये कैसे होगा, ये तो डिटेल की बात है। अच्छा, हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, लेकिन मुसराज अकबर साहब, मैं आपको एक बार फिर लाना चाहूँगी इस बातचीत में। वक्त बता रही हूँ बहुत कम रह गया है। सिर्फ ये बताइए, जो बात अभी डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल ने कही कि उन्हें ट्रेन किया जा रहा है और बहुत से नौजवान जो बलूचिस्तान से हैं वो पढ़ रहे हैं, वो टेक्निकल इल्म हासिल कर रहे हैं, जिसके बाद उनके लिए पॉसिबल होगा कि वो उस सब का हिस्सा बन सकें। आप कुछ कहेंगे इस पर? ज़रूर। देखिए, मैं काफ़ी अर्से से इसी बात पे आई बीन आस्किंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को भेजें, ट्रेन करें, लेकिन आई जस्ट डोंट अग्री विद डॉक्टर ज़ुबैर साहब कि पीपल हैव बीन ट्रेंड। 10-12 साल हो गए गवादर पोर्ट में प्रोजेक्ट को इफ्तिताह हुए, लेकिन जो मकामी बलोच हैं वो पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं नहीं। आप देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ ऑल टेक्निकल एजुकेशन कि इस्लामाबाद में ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है गवादर पोर्ट के हवाले से मैनेजमेंट में, दे आर नॉन लोकल्स, बाहर के लोग लाए जा रहे हैं और बाहर के लोग इन पोजीशंस पे अपॉइंट किए जा रहे हैं। अब 10 साल के बाद अगर आपके पास एक टीम नहीं है, कुछ बलोच एक्सपर्ट्स नहीं है जिनको आप प्रेजेंट कर सकें कि हमने इनको ट्रेन किया और आज वो उस प्रोजेक्ट को चलाने के कैपेबल हैं, दैट मीन्स देयर हैव बीन फेलियर्स इन द गवर्नमेंट पॉलिसी। और इसके अलावा देखिए, सिक्योरिटी अगर आप अमन और अमान की सूरत हाल बहाल करना चाहते हैं, उसके लिए भी लाजमी कि जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मकामी बलोचों की नुमाइंदगी हो। इस वक्त जो फ्रंटियर कोर है, इट ऑलमोस्ट 95% कंप्राइजेज ऑफ द पीपल फ्रॉम फाटा, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते हैं और फाटा से लोग आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप मकामी हिस्ट्री, जियोग्राफी, लैंग्वेज से वाकिफ़ ना हो, आप काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस नहीं कर सकते। आप वहाँ जो लोग बदअमनी फैला रहे हैं उनको काउंटर नहीं कर सकते। तो बहुत लाजमी है कि आप मकामी आबादी को गवादर पोर्ट में और इसके अलावा जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं उसमें उस ओवरऑल स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाएं। मलिक सिराज अकबर साहब, सलमान शाह साहब, ज़ुबैर इकबाल साहब और कमर आगा साहब, हमारे आज के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशी मंसूबों को, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों, कामयाब होने के लिए तसलसल से जारी रहने की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगले 15 सालों में मुकम्मल करने का मंसूबा बनाया गया है, लेकिन ये उसी वक्त बनेगा जब इसमें दिलचस्पी रखने वाले तमाम मुल्कों में निज़ाम का तसलसल जारी रहे और मंसूबे के फ़वाइद में इलाके के अवाम को उनका जायज़ हिस्सा दिया जाए, जैसे कि मेरे मेहमान कह रहे थे। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।